तो आज हम अभिक्रिया की कोटि इसका अध्ययन करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि की क्या परिभाषा है इसको हम जानेंगे। तो आप लिखोगे किसी पदार्थ की अभिक्रिया की कोटि, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातांकों का योग है। तो इसको आपको लिखना है एवं जानना है, उन समस्त घातांकों का योग है, घातांकों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए इस तरह से जिन समस्त घातांकों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड जो होती है प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए प्रेक्षित दर को दर्शाया जाना है। तो प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम जो समीकरण होते हैं, दर नियम समीकरण, दर नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। तो ये समस्त घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है, इसको जाना। अब इससे और आगे हम कहेंगे कि मान लो कोई सामान्य अभिक्रिया हम लेते हैं, तो माना कि सामान्य अभिक्रिया एक पढ़ी जाती है जो ए अणु रहेंगे ए पदार्थ के, आगे चलकर हम लिखेंगे बी अणु रहते हैं बी पदार्थ के, जैसा कि आप देख रहे हो, और सी अणु रहेंगे यहाँ पर सी पदार्थ के। तो एक और लेना है सी अणु सी पदार्थ के, और इसकी सहायता से हम क्या बना रहे हैं, उत्पाद बन रहा है। तो उत्पाद के लिए दर नियम समीकरण आप देख रहे हो, तो यहाँ पर और आगे लिख दोगे उत्पाद के लिए दर नियम समीकरण है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। अब इसमें यदि हम समस्त दर को पढ़ें तो दर कैसा हो जाएगी, तो दर हो जाएगी डेल एक्स बटे डेल टी। तो दर को ऐसा आप लिख दोगे। अब इसमें तीन पदार्थ आप लोगे, एक पदार्थ रहेगा जैसे ए, और दूसरा पदार्थ रहेगा बी, और तीसरा पदार्थ रहेगा सी। यहाँ पर घातांक P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, तीन जो है घातांक रहेंगे, क्या क्या, P, Q और R। तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी उसको हम लिख देंगे। तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि जो है n बराबर आ जाएगा P प्लस Q प्लस R। जैसा कि आप देख रहे हो ये जो घातांक हैं उनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो ये आपने जैसा कहा है कि समस्त घातांकों का योग जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम
समीकरण में साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। तो वो सभी अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। तो एक हमने सामान्य अभिक्रिया पढ़ी और उसमें आप ये देख रहे हो उसकी दर को जाना और उसके घातांकों के अनुसार जो है घातांकों का हम योग कर दिए तो उस अभिक्रिया की कोटि आ गई। अभिक्रिया की कोटि को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n से हमने प्रदर्शित किया और ये क्या निकल गया, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ये इतना आपने जाना। अब इसके आगे अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत हम उदाहरण पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब उदाहरण पढ़े जा रहे हैं अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत। तो इसमें अमोनियम नाइट्राइट का विघटन एक उदाहरण है। तो पहला उदाहरण रहेगा अमोनियम नाइट्राइट का विघटन, अमोनियम नाइट्राइट और इसका विघटन टूटना। तो अमोनियम नाइट्राइट आप सब सूत्र जानते हो, NH4NO2, इसको लिख दिया गया। अब इसके विघटन से दो पदार्थ बनेगा तो उनको भी लिख देंगे N2 और H2O। तो ये दो पदार्थ बनेंगे, उसको लिख दिया गया। अब इसकी दर हम निकालेंगे तो दर बराबर हो जाएगा इसके सांद्रण के जो है, मतलब अमोनियम नाइट्रेट के सांद्रण को हम लेंगे तो ये जो है दर आ गई इस तरह से। तो अमोनियम नाइट्राइट का विघटन जो है, अब इसमें एक ही है घातांक, तो इस अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो अभिक्रिया की कोटि इस समय कितनी होगी, 1 होगी। तो अभिक्रिया की कोटि आपने इसको लेकर पढ़ा, अमोनियम नाइट्राइट का विघटन। तो अमोनियम नाइट्राइट के विघटन की जो अभिक्रिया की कोटि है हमने प्राप्त किया और उसका मान कितना आपने देखा, 1। तो ये पहला हुआ। अब इसी अभिक्रिया की कोटि में दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो दूसरा उदाहरण में है HI का वियोजन। तो दूसरा रहेगा HI का वियोजन, वियोजन ये पढ़ा जाएगा। अब HI का वियोजन के लिए आप अभिक्रिया लिखोगे तो HI का वियोजन ऐसे होता है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। तो इसको आपको संतुलित करना है। तो ये HI का वियोजन हो गया। अब इसके लिए भी आप जानोगे कि अभिक्रिया की कोटि हम उसकी गणना कैसे करेंगे, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये दर इसका भी लिखा आएगा। दर जैसा कि हम देखते रहे हैं कि इसमें K रहेगा और HI इस बार 2 है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो घातांक इस बार कितनी रहेगी, 2 रहेगी, उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर यदि अभिक्रिया की कोटि पढ़ें तो अभिक्रिया की कोटि उसका मान कितना आएगा, 2। तो इससे पहले जो हम उदाहरण पढ़े थे उसमें अभिक्रिया की कोटि कितना थी, 1। और अभी अभी जो हम पढ़े HI का, उसमें अभिक्रिया की कोटि में उत्तर कितना आया हमारा, 2। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि पढ़े और उसमें उत्तर
एक जिसमें आ रहा है इसी रासायनिक अभिक्रिया को जाने, और अभिक्रिया की कोटि अभी अभी हमने देखा जहाँ पर 2 प्राप्त होता है उसको पढ़े। अब इसी अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आभासी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आभासी या इसी को हम क्या कह सकते हैं, छद्म। तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसको अब हम जानेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ जो अभिक्रियाएं हैं ऐसी होती हैं। तो आपको ये लिखना होगा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं, हाँ? जो ऐसा लगेगा द्वितीय कोटि की हैं, तो जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं। तो कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा होता है कि जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं और किंतु उनका गतिक को यदि हम पढ़ें, हाँ, गतिक अध्ययन करके यदि हम जाने, किंतु उनका गतिक अध्ययन करके हम ज्ञात करते हैं, अध्ययन करके ज्ञात करते हैं। तो जो द्वितीय कोटि की प्रतीत हो रही थी, हाँ, उनका गतिक हम अध्ययन करते हैं, तो ज्ञात करते हैं, या इस समय हमको याद होता है कि वो कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की है। तो याद होता है कि वे कौन सी कोटि की हैं, कि वे प्रथम कोटि की हैं, वास्तव में प्रथम कोटि की हैं। तो लग तो रहा था द्वितीय कोटि की, परंतु गति का अध्ययन करने से हमें पता चला कि ये कौन सी हैं, प्रथम कोटि। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होंगी उनको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, आभासी। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या हैं। तो आपने देखा कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो द्वितीय कोटि की प्रतीक होती हैं, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वो प्रथम कोटि की हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उनके आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। अब उदाहरण भी इसका लिखना पड़ेगा। तो एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं तो इसका उदाहरण कौन सा रहेगा, एथिल एसीटेट। कौन सा पदार्थ आपको लेना पड़ेगा, एथिल एसीटेट, और उसका आपको जल अपघटन करना है, जल अपघटन। तो आप लिख दीजिए सूत्र। तो CH3COO2H5 एथिल एसीटेट है, इसका आप क्या करोगे, जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। तो आप एस्टिक अम्ल पाओगे CH3COOH और एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH। तो ये 2 पदार्थ आपको बनेंगे। तो जल अपघटन जैसा कि आप देख रहे हो एक द्विअणुक क्रिया है। एक कौन सी अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है,
अभिक्रिया है। और लेकिन इसमें ऐसा है जिसकी अभिक्रिया की कोटि या अणुसंख्यकता जो है एक होती है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि, जिसकी अभिक्रिया की जो कोटि है कितनी होती है, एक होती है। अभिक्रिया की कोटि एक होती है। तो इसी को आपको उदाहरण सहित लिखना है जैसा कि लिखा गया। तो ये है एथिल एसीटेट, जल अपघटन किया गया तो क्या क्या बना, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। तो वास्तव में यहाँ पर दो अणु जो है भाग ले रहे थे, और दो अणु भाग ले रहे थे, लेकिन आपने देखा, उसकी गति को अध्ययन किया तो एक अणु अभिक्रिया प्राप्त हुई है। तो ये एक तरह की जो है कौन सी अभिक्रिया हुई, आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जो प्रतीत होती हैं द्वितीय कोटि की, लेकिन उनका गतिक अध्ययन करने पर वो उनकी कोटि एक प्राप्त होती है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता दोनों क्या होती है, एक होती है। तो यहाँ आप और लिख देंगे, तथा अणुसंख्यकता एक होती है। अणुसंख्यकता कितनी होती है, एक होती है। तो इस तरह से आप प्राप्त करोगे। तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो ये इतना हुआ आपका। अब इसी में और आगे भी पढ़ेंगे। अब अभी जैसा कि आपने उदाहरण देखा, तो ये जो अभिक्रिया है अभी आपने पढ़ा है एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है। तो इस अभिक्रिया में जल अधिकता में होता है। जल कैसा होता है आप बताओगे कि जल जो है अधिक होता है, आधिक्य में होता है, आधिक्य में होता है। तो जल आप यहाँ पर अधिक प्रयुक्त करते हो, और इसके सांद्रण में परिवर्तन यदि हम करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसके सांद्रण में परिवर्तन का, जल जो है उसके सांद्रण में परिवर्तन का अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो हम बता रहे हैं कि जल जो इस क्रिया में प्रयुक्त हुआ तो उसके सांद्रण का अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं होता है। तो ऐसी अभिक्रिया की दर केवल नहीं पड़ता। तो आप आगे लिखोगे कि ऐसे अभिक्रिया की जो दर है, ऐसे अभिक्रिया की दर केवल जल के सांद्रण से तो प्रभावित नहीं होगी। तो ऐसे अभिक्रिया की दर केवल आप ये देखोगे कि एथिल एसीटेट अर्थात CH3COO C2H5, तो ये क्या हुआ, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, ये है एथिल और ये है एसीटेट। तो एथिल एसीटेट पर निर्भर रहेगी, ये अभिक्रिया पर निर्भर है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसी पर निर्भर है। तो इसके लिए आप कहोगे कि
रहेगा वो इसी पदार्थ पर निर्भर रहेगा, CH3COO(C2H5) इसी पदार्थ पर निर्भर रहेगा। अतः आप ये देखोगे कि ये जो पद है एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः यह जो है पद कैसा रहेगा, छद्म और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरह से आपने आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण पढ़ा था उसको देखा, तो ये इस तरह से प्राप्त हुआ। अतः आप ये कहोगे कि ये जो पद है ये एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः यहाँ पर और रहेगा। ठीक, तो आपने जाना कि आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और उसका आपने समीकरण पढ़ा, और अभी अभी हमने कहा कि जल के सांद्रण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि इसकी दर जो है इस तरह से प्राप्त होती है, और ये एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब रासायनिक बलगतिकी के पाठ में हम अंतर पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता में। तो इधर हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और इधर रहेगा अणु संख्यकता, अणु संख्यकता। तो इन दोनों में अंतर पढ़ा जाना है, अभिक्रिया की कोटि और इधर रहेगा अणु संख्यकता। तो पहला अंतर, जैसा कि आपने अभी दोनों को पढ़ा था कि अभिकारक के अणुओं की संख्या, तो उसको आप लिखोगे अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो अभिकारक के जो अणु होते हैं उसकी संख्या वह संख्या होती है जिसकी सांद्रता परिवर्तन से, तो अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता परिवर्तन से, जिसकी सांद्रता परिवर्तन से, तो जितने भी अभिकारक के अणु रहेंगे उसकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होगी। अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब इसी तरह से दूसरा को भी हम जानेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि की ओर हम पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे? अणु संख्यकता। तो किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले, तो आप ये कहोगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तो जैसा कि आपने परिभाषा पढ़ी थी अणु संख्यकता में कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो अणुओं की संख्याओं का योग है, अभिकारक अणुओं की संख्याओं का योग, अणुओं की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या कहलाता है? अणु संख्यकता कहलाता है, अणु संख्यकता कहलाता है।
तो ये पहला अंतर उनकी परिभाषा को लेकर है, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता। अब इसका यदि हम कहें तो इसका मान जो है पूर्णांक और पूर्णांक के साथ साथ शून्य और शून्य के साथ साथ भिन्नात्मक, भिन्न की तरह भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। तो इसके मान आप एक पूर्णांक भी प्राप्त करोगे, शून्य भी, भिन्नात्मक भी। इसका जो मान रहेगा वो शून्य कभी नहीं रहता, तो इसका मान जो है शून्य और भिन्नात्मक जैसा कि कह रहे थे, तो ये नहीं होता है। तो ये दूसरा अंतर रहेगा क्रिया की कोटि और संख्यकता में। तीसरा है कि इसका जो मान रहेगा दर नियम की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो आप ये कहोगे कि इसका जो मान है हम कैसे ज्ञात करते हैं, दर नियम से ज्ञात करते हैं, से ज्ञात करते हैं। अब ये इसी चीज़ को यदि हम अणु संख्यकता के लिए कहें तो यह क्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करेगा, तो अभिक्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और धीमी जो गति से होती है अभिक्रिया, धीमी गति की अभिक्रिया जो है उस पद से निर्धारित होता है, पद से निर्धारित होता है। तो अभी अभी हम अंतर कह रहे हैं कि यह क्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर करता है और धीमी गति से होने वाले पद से ज्ञात किया जाता है। तो धीमी गति से होने वाले, धीमी गति से होने वाले पद से ज्ञात किया जाता है, पद से निर्धारित होता है, ज्ञात होता है, पद से निर्धारित होता है, ज्ञात होता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। अब इसके बाद अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता में अब कौन सा अंतर पढ़ा जाएगा, चौथा। तो यह प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आप ये कह सकते हो किसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं इसको, या ज्ञात किया जाता है। तो इसको आप ऐसा ही लिख दोगे, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब इसके बारे में यदि हम कहते हैं कि अणु संख्यकता को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यह सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल है। इसको आप कहोगे कि यह सैद्धांतिक होता है। तो इस तरह से आप इसके बारे में भी कह दिए कि यह जो है सैद्धांतिक होता है। तो ये चार अंतर आपको बताए गए अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता में। कुछ और अंतर भी हम जानेंगे, और तो चार अंतर के बाद अब पांचवा अंतर जो अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता में रहेगा कि यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित रहता है। कौन, अभिक्रिया की कोटि। तो आप ये कहोगे कि यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित रहता है।
अभिक्रिया से संबंधित होता है। अब इसके बारे में यदि यही कहा जाए तो यह क्रिया की किसी एक पद से जो है संबंधित होता है, तो किसी पद विशेष से संबंधित होता है। तो यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होता है। तो ये आप एक और अंतर बढ़ लिए कि यह क्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होता है। अब इसी में से और भी रहेगा कि अब क्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है। तो आप ये कहोगे कि अभिक्रिया की कोटि है वो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया दर में संबंध दर्शाती है, और अभिक्रिया दर में संबंध दर्शाती है। अब इसके बारे में यदि आप कहते हो कि अणुसंख्यकता जो है, तब क्रिया की जो अणुसंख्यकता है अभिकारकों की सांद्रता और दर में से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो अणुसंख्यकता के बारे में आप ये कह रहे हो कि अणुसंख्यकता अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया दर से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, किसी प्रकार संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आपने अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में ये 6 अंतर जाने, सभी को पढ़ा। तो ये है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में अंतर। अब अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में अंतर के बाद अब आगे इस पाठ में पढ़ा जाना है विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो अब हम जानने जा रहे हैं विभिन्न जो कोटि की अभिक्रियाएं हैं उनके उदाहरण। तो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण, अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के क्या उदाहरण रहेंगे इसको हम पढ़ेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को पहले पढ़ लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप ये पाओगे कि n बराबर कितना रहेगा? शून्य। n बराबर शून्य। तो इसमें इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला रहेगा कि जैसे हम कोई भी HCl का जो संश्लेषण है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला रहेगा HCl का संश्लेषण। तो HCl कैसे बनेगा आपको देखना है। तो हाइड्रोजन को भी आप ले लोगे गैस अवस्था में, क्लोरीन को भी आप ले लोगे गैस अवस्था में, तो HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। अब यहाँ 2 बार बनेगा, ये भी गैस होगा। तो HCl का एक प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। HCl का एक क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है। क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश। तो इस तरह से ये रहेगा। शून्य कोटि के बाद अब आगे हम आ जाते हैं प्रथम कोटि।
तो प्रथम कोटि में आप n बराबर 1 और अभिक्रिया इसको आप पढ़ोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि में आ जाएगा, जैसे आपको बताते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। अब आप इसको भी दिखाओगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे टूटेगा, तो ये है H2O2, ये द्रव अवस्था में रहता है, इस तरह से लिक्विड ये टूटेगा, H2O भी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, तो आधा अणु बनेगा 1/2। अब इसमें से ये बन गया, अब इसमें दर जो रहेगी, दर इसकी निकालेंगे, तो दर बराबर के किस पर निर्भर है, H2O2, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1। तो कोटि जो इसकी आ जाएगी तो इसको हम लिख देंगे, तो इसमें जो कोटि रहेगी वो इस तरह से आप लिखोगे, तो इसकी कितनी आएगी कोटि, 1 आएगी। कितनी आएगी अभिक्रिया की कोटि, 1, या इसको ऐसे 1 कह दोगे। इसमें भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये इन दोनों पर निर्भर करेगा, H2 पर और किस पर, Cl2 पर, इनके सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, 0 कोटि की अभिक्रिया। तो जब इनके सांद्रण यहाँ 0 रहेंगे तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई, 0। अब यहाँ पर आपने सांद्रण की घातांक को देखा, तो इस पर कितना घातांक है, 1, तो 1 है, तो घातांकों का योग उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 1। तो एक एक करके हम जान रहे हैं 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण पढ़े, H2 और Cl2 से HCl का जो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हुआ उसको हमने जाना। तो एक 0 कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण था, ये हमने देखा। अभी अभी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो द्रव अवस्था में है, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में, तो उसका हमने विघटन को जाना। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी लिक्विड या द्रव अवस्था में रहेगा, और ये हमने पढ़ा, तो उसके लिए जो कोटि आ गया वो कितना आ रहा है बताइए, 1। तो ये 1 हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं 0 कोटि प्रथम कोटि के बाद अब द्वितीय कोटि का उदाहरण हम पढ़ते हैं। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि अर्थात n बराबर 2 अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो द्वितीय कोटि में जैसे HI का विघटन प्रचलित उदाहरण है, इसको हम पढ़ेंगे, HI का विघटन। अब HI जैसे आप देखोगे टूटेगा, H2 बनेगा और कौन बनेगा, I2। तो इसको कितनी बार लेना पड़ता है, 2 बार हमको लेना पड़ेगा। अब इसकी दर निकालेंगे, तो इसका K रहेगा और यहाँ पर HI और इसका क्या रहेगा, 2 बार हम लेंगे। तो इस तरह से अभिक्रिया की जो कोटि आएगी, तो अभिक्रिया की कोटि इसके लिए कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 2। तो अभिक्रिया की कोटि का मान कितना मिलेगा हमको इस बार, 2। जैसे घातांक यहाँ पर 2 है, तो अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से ये पढ़ा गया, ये है द्वितीय कोटि, जहाँ पर n बराबर क्या है, 2, उस अभिक्रिया का उदाहरण। अब तृतीय कोटि के बारी है। अब रहेगा तृतीय कोटि, तृतीय कोटि, तो n बराबर कितना रहेगा, 3। तृतीय कोटि में n बराबर कितना रहता है, 3।
तो उसकी जो अभिक्रिया है उसको हम पढ़ेंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है इसको हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें है FeCl3 का अपचयन। तो इसका उदाहरण रहेगा FeCl3 का अपचयन, इसको पढ़ा जाएगा। तो ये एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, FeCl3 का अपचयन। अब इसमें समीकरण को पहले हम पूरा लिख देते हैं। तो FeCl3 इस तरह से होता है, FeCl3 लिख दिया गया। अब इसका अपचयन है टिन क्लोराइड SnCl2, इसकी उपस्थिति में होगा। अब FeCl2 और SnCl4 बनेंगे, FeCl2 और क्या बनेंगे, SnCl4। तो इस तरह से ये बनता है। तो FeCl2 बना और क्या बनेगा, SnCl4। तो यहाँ पर संतुलित भी करना है इस तरह से, ठीक है। तो संतुलित कर दिया गया। FeCl3 के कितने अणु रहेंगे, 2, और इधर SnCl2 एक ही अणु रहेगा। तो उधर FeCl2 कितना बनेगा, 2, और SnCl4 रहेगा। अब इसकी दर निकालेंगे। तो दर हमेशा इन्हीं लोगों क्रियाकारकों के लिए रहेगी। तो इसमें लिख देंगे, तो FeCl3 लिख दिए ना। अब FeCl3 के ऊपर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। SnCl2 तो इसके ऊपर 1 है, तो 1 तो रहेगा ही ना। तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 धन 1 बराबर कितनी होगी, 3। तो इस तरह से आप लिखोगे। तो अभी हम किसका पढ़े, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया में किसका उदाहरण हम पढ़े, FeCl3 का अपचयन। तो FeCl3 के अपचयन में आपने देखा FeCl3 लिए, SnCl2 लिखे। तो FeCl2 और SnCl4 बने, 2 और 1 3 अणु। तो FeCl3 के ऊपर 2 की घातांक रहेगी। यहाँ कितने की घातांक आपने लिखा है, 2, और उधर कितना लिखा है, 1, ठीक है। तो आप 2 और 1 कितना अभिक्रिया की कोटि प्राप्त किए, 3। तो इस प्रकार विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण आपने जाना, आपने पढ़ा। तो रासायनिक बलगतिकी के पाठ में आप विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण देखें। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, और अभी जो पढ़ा गया वो कौन सा है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, और उसमें पढ़ा गया FeCl3 का अपचयन। तो आप सभी ने विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण को पढ़ा, जाना, और धन्यवाद। इससे और आगे अध्ययन करेंगे।